नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पुनीत क्लासेज धौलपुर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि CDP की लाइव क्लास 10 बजे और पेडागोजी की जो लाइव क्लास है दोस्तों शाम को आपको 6 बजे मिला करेगी, जिसमें दोस्तों अभी मैं आपको पेडागोजी की क्लास देने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैं 1100 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं मैराथन के जरिए। तो आप इन क्लासेस को अच्छे से गहनता से अध्ययन करें और आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। यानी कि दोस्तों ये वाली क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन छात्रों के लिए है जो सीटेट में हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, या फिर कोई सीटेट का ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम दे रहा है। तो आप इन वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करके आप अगर इन 1100 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आप अगर इन क्वेश्चनों को एनालिसिस करोगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से वहाँ पर पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आपके लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होने वाली हैं। ये मैराथन क्लासेस दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ क्लास में पूरी तरह से बने रहें, आप खुद का एनालिसिस करें। मैं आपके आंसर देखूं या ना देखूं, लेकिन आप ईमानदारी से अपने आंसर का एनालिसिस करें। आप खुद देखें कि मैंने कितने आंसर ठीक किए इनमें से, ठीक है, और आप अच्छे से इन क्लासों को पढ़िए। तो दोस्तों मैं सबसे एक मेन चीज़ और बता दूं, ये दोस्तों उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों ये वाली क्लास है जो पेड क्लासेज नहीं खरीद सकते। दोस्तों आपने देखा होगा कि बाज़ार में बहुत सी पेड क्लासेज मिल रही होंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए फ्री क्लासेज लेके आया हूँ। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इनमें बस मैं क्वेश्चन बताऊँगा आपके लिए, आपको क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा, तो आपको सोच के उसका आंसर दे रहे हैं। आंसर दे के आपको ये देखना है कि आपका सही है या गलत है। सही या गलत होने के बाद आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात रही दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लिए सपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए कि आपका एग्ज़ाम, भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को उस हर बंदे के पास शेयर कीजिए जो सीटेट में हर बार 2 से 3 नंबर से रह जाता है। तो आप इसको उसके पास शेयर करोगे तो आपका भी ये मन रह जाएगा कि मैंने उसकी हेल्प की, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पहले सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। यानी कि दोस्तों मैं चाहता हूँ भले ही मेरे इस यूट्यूब पर या इस वीडियो पर 50 से 100 व्यू आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो लाखों के बराबर है, ठीक है। तो आप ना इसको सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिसको ज़रूरत होगी इस वीडियो की वो उसके पास पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों बाज़ार में आपने देखा हो पेड कोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो मैराथन क्लास है दोस्तों मैं फ्री लेके आया हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों, कमेंट में कमेंट को भर दीजिए क्वेश्चन और आंसर से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी से अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपका, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आपका, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो आप बताइए दोस्तों। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें जो लाइव क्लास चल रही है दोस्तों, आपको इसमें साथ ही साथ आंसर देना है और खुद का एनालिसिस भी करना है। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बच्चे होते हैं वो परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता
रखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि बच्चे किसी परिवेश में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अगर वो अपने नियम बनाना चाहें तो नियम भी बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें बोला गया है कि व्याकरण शिक्षण में बच्चे को इतना स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए परिवेश के लिए कि वह व्याकरण के नियम खुद क्रिएट करे। यानी ये नहीं कह रहा कि व्याकरण के जो नियम है उनमें परिवर्तन करे, यानी कि व्याकरण के नियम को खुद सीखे कि ये शब्द बना तो कैसे बना। ठीक है, तो बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है, आपको सही और नहीं पर फोकस करना है दोस्तों, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर बच्चों को ये कहा जाए कि आप ये शब्द कैसे बना, अगर उनको अच्छा परिवेश दिया जाए तो वह क्रिएट करके बता देंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देख लो आप आंसर सी। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, आपकी स्क्रीन पे है दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। आंसर देने की कोशिश करें, आप तुक्का लगाएं, तुक्का भी सोच समझ कर लगाएं कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। आपकी ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, सेकंड ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, और फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना। बालक की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो बताइए दोस्तों, बालक को मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके आकलन के लिए सबसे बेहतर तरीका इनमें से क्या हो सकता है। यस, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संदर्भों से बातचीत करके। दोस्तों अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पुनीत क्लासेस धौलपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है दोस्तों, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास, जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा। यानी आप भी अपनी भूमिका निभाइए पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत करके मौखिक भाषा का आकलन सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको फिर से रिपीट करा दूँ इस क्वेश्चन को, मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं आपके बिल्कुल अच्छे से यहीं पर आपको क्लियर करा के चलूँगा। बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। क्या है दोस्तों सबसे बेहतर तरीका? सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, ये गलत है दोस्तों। सुने हुए को दोहराने को कहेंगे तो क्या हो जाएगा, रटना हो जाएगा। शब्द पढ़वाना, हर कोई शब्द पढ़ देगा तो इसमें मौखिक भाषा का सतत आकलन कहाँ हो रहा है। लेकिन दोस्तों विभिन्न संदर्भों में उसकी बातचीत कराएंगे, यानी विभिन्न टॉपिक अलग अलग टॉपिकों में बात करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये बोलना कितना अच्छा जानता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली जगह पर बल देता है। किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर बताइए। आप सोचिए, सोचने में क्या है दोस्तों, आपकी थोड़ी एनर्जी ख़त्म होगी लेकिन थोड़ा दिमाग का विकास होगा आपके। तो सोचिए आप, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE मुख्य रूप से किस पर बल देता है। आपकी ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर अवलोकन करने पर, या कमजोर आयु विद्यार्थियों का उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर, यानी उन्नत करने पर। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों, वो किस पर बल देता है बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, यस
जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के व्यवहार को सतत अवलोकन करने के लिए, यानी जो सतत लगातार चलने वाला एक मूल्यांकन, जैसे कि दोस्तों कोई क्लास चल रही है, ठीक है, मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं अगर इनमें से दूसरे वाले क्वेश्चन को पूछ लूँ तो आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो मूल्यांकन मैं कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर मुख्य रूप से बल देता है। तो आप इसको याद रखिए कि बच्चे के व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है व्यवहार से ही इंसान को मानता है, ठीक है। तो बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने ही मूल्यांकन का प्रमुख बल देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर से समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यस, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। गद्य शिक्षण, एक होता है दोस्तों पद्य शिक्षण और एक होता है दोस्तों गद्य शिक्षण। गद्य गद्यांश वाला, पद्य पद्यांश वाला, कविता किसमें आती है दोस्तों, पद्यांश में आती हैं, और गद्यांश में आती है दोस्तों कहानी, ठीक है, एकांकी, ठीक है, वो गद्य में आती हैं। तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, आप बताइए दोस्तों इसका आंसर। सोचिए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं है, आपका ही टाइम है। तो दोस्तों गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भाषा ज्ञान। गद्य से क्या मिलता है दोस्तों, भाषा का ज्ञान। जो दोस्तों गद्य और पद्य जो दो भाग हैं दोस्तों किसके हैं, हिंदी के, यानी हिंदी क्या है दोस्तों, भाषा। तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, भाषा के दो पहलू गद्य और पद्य। तो क्या होगा दोस्तों, भाषा ज्ञान मोस्ट होगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यानी मैं रिपीट कर देता हूँ, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है दोस्तों भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण, ठीक है, आपको पता ही है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कक्ष अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, सोच समझ के आंसर देने की कोशिश किया करो। जो आ रहा है दोस्तों वो आंसर देने की कोशिश किया करो। आपका एनालिसिस हो रहा है कि आपने कितना पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों को सीखिए, इनमें से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, कक्षा अभिनय प्रणाली। यानी कि दोस्तों नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है क्या है दोस्तों, कक्ष अभिनय प्रणाली। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई कक्षा है, ठीक है, कक्ष रूम, इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं और 2 शिक्षक हैं, ठीक है। शिक्षक 2 इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों नाटक की प्रैक्टिस करा रहे हैं। वैसे तो 30 पर एक शिक्षक होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 20 स्टूडेंटों पर 2 शिक्षक क्यों हैं कि नाटक शिक्षण की परिभाषा दे रहे हैं, उनको नाटक शिक्षण सिखा रहे हैं। नाटक शिक्षण होता है दोस्तों जैसे कि हम किसी का रूप लेकर उसकी प्रतिक्रियाएं करना, जैसे कि कोई बालक महाराणा प्रताप बन के उनकी विजयों को बताता है, तो ये क्या होता है, नाटक शिक्षण होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो उपयुक्त विधि होती है दोस्तों क्या होती है, कक्ष अभिनय प्रणाली। कौन सी दोस्तों, कक्ष अभिनय प्रणाली। तो ऑप्शन ए जो बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बस सोचिए। लेखन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है दोस्तों, लेखन शिक्षण लिखने से संबंधित। तो क्या लेखन शिक्षण का उद्देश्य सुपाठ्य लेख लिखना है? यस। सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, यस ये भी है। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना ही लेखन शिक्षण है, यस। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हैं, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो कौन सा है, ठीक है। लेखन कौशल का उद्देश्य पढ़ लिया हमने, लेखन कौशल के जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपका क्वेश्चन। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। हाँ, तो लेखन कौशल का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है क्या होता है, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। लेखन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि हम किसी चीज़ को, जैसे कि मैं लिखने आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से लिखा नहीं होता, एक शब्द यहाँ होता, एक शब्द यहाँ होता, एक शब्द यहाँ होता, तो मैं अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति को लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा तो मत करना, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर पर चलते हैं दोस्तों। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। आप बताइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपका क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कि ये शुद्ध हिंदी नहीं लिखी गई है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंटेस्ट ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। अति सामान्यीकरण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और मैं नहा रहा हूँ। तो आपको इसको दो वाक्यों में बोला जाता है तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे बोल दूँ, मैं नहाकर खाना खाता हूँ और ये बोल रहा है मैं नहाता हूँ फिर खाना खाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे सामान्यीकरण करना इस पर नहीं आया है। तो इसको क्या बोलना था, मैंने पढ़ा फिर खाया और फिर चीखने लगा, ठीक है। तो ये सही था इसका, लेकिन उसने 3 बार यूज कर लिया, उसी के लिए एक ही के लिए यूज करना है ना। तो नियमों के अति सामान्यीकरण है, नियम तो पता है उसे लेकिन अति सामान्यीकरण है, कम नियम पता है उसे। तो ऑप्शन डी जो बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। क्या मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, तो आप इसका आंसर बताइए ना, करना क्या बताइए। हाँ तो बताइए, आप आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो फिर क्या किसका चीज़ का इंतजार कर रहे हो बताओ।
भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करना क्या है दोस्तों, आप ही बताइए ना। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। अगर दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति नहीं होंगे तो व्याकरण कैसे होगा। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लेकिन दोस्तों मैंने ये राइट क्यों बताया था कि कई सारे स्टूडेंट ये सोचने लग गए होंगे कि यार हमारा गलत। तो यार कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, यानी कि दोस्तों कोई भी गलत बता रहा है लेकिन दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, हाँ यही होना था लेकिन ये कैसे हो गया, सर गलत बता रहे हैं। तो आपको ये भी सोचना चाहिए ना, आप ये नहीं हो कि सर सही होंगे हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाषिक अभिव्यक्ति को बनाता है। आप अपने ऊपर भी थोड़ा सोच समझ के आंसर देखा करो ना। अगर मैं इसको बताया था आप ऐसे ही मान लेते, तो ऐसे नहीं होता दोस्तों सॉरी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है तो आप ऐसे करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों का जो ज्ञान होता है उसका आकलन करने में जो सर्वाधिक सहायक है वो क्या है। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा सहायक, बताइए। आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं, प्रायोगिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मौखिक प्रश्न। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा आपका पक्का इम्पोर्टेंट वाला, क्या पता यही छप जाए, आप बताइए इसको। हाँ जी, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होती है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। क्या दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे कि अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ये कौन से प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इससे आपको क्या हेल्प मिल रही है दोस्तों, आपके माइंड पर प्रेशर डालना पड़ रहा है, आपको याद करना पड़ रहा है पुरानी चीज़ें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे अच्छे सहायक हो सकते हैं दोस्तों ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है। वह प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है, निरीक्षण विधि का, मौखिक विधि का, प्रायोगिक परीक्षा का या संचयी अभिलेख का। यानी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बात करने के लिए कहता है। तो वह क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ से, निरीक्षण विधि का, मौखिक विधि का या प्रायोगिक या संचयी अभिलेख का। यानी कोई एक अध्यापक है, ऐसे समझिए, विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए आपस में बात कराता है। यानी तुम इससे बात करो, तुम इससे बात करो। हमारे ज़माने में ऐसे कि कहाँ दिन थे यार, अब तो कुछ अलग ही हो गया है। तो ऐसे बात करा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है या मौखिक परीक्षा ले रहा है या प्रायोगिक परीक्षा ले रहा है, संचयी अभिलेख कर रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों वो निरीक्षण कर रहा है। कौन कितनी अच्छी बात करना जानता है, काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता तो हम भी निरीक्षण करते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, मुद्दा एक लड़की का नाम है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। मुदिता लड़की का नाम नहीं है, मैडम का नाम है। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। एक मुदिता मैम है जो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती हैं, ठीक है। कविता के भाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने के लिए कहेंगे कि आप किस तरह से इस चीज़ को पढ़ाएंगे। तो आप उनसे क्या कहेंगे, कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, ये कहेंगे। या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, ये कहेंगे। या कविता में अलंकार रस पर बल दिया जाए, ये कहेंगे। या कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, ये कहेंगे।
तो बताइए आप क्या कहेंगे अपनी मैडम से, बताइए, हमें तो बता ही दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हम क्या कहेंगे, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, यानी एक कविता का निश्चित भाव और अर्थ नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कोई कविता पढ़ाई तो उस कविता का सेम भाव वही नहीं हो सकता, अलग अलग भाव होता है। दोस्तों कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल देती है, लेकिन दोस्तों उससे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, क्या होती है कि कविता पर एक निश्चित भाव और अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप एक कविता पढ़ लो दूसरी कविता पढ़ लो तो उनके भाव और अर्थ अलग अलग होंगे ना, इसलिए उनसे कहेंगे कि कविता आप पढ़ा रहे हो तो उसका भाव और अर्थ एक ही नहीं हो सकता, अलग अलग तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए। पठन सामग्री का बच्चों की समझ और प्रभाव पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। तो पढ़ने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, आप बताइए कौन सा कथन उचित नहीं है। तो दोस्तों पढ़ने के बारे में जो मेन चीज़ होती है दोस्तों, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोस्तों जो प्रत्येक पाठक है दोस्तों, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रत्येक शब्द पर ध्यान दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सक्षम पाठक यही होता है दोस्तों कि प्रत्येक शब्द पर ना ध्यान देकर आप उसे उद्देश्यपूर्ण चुनौतीपूर्ण से पढ़ाएं। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान नहीं देते। आप इसमें पॉजिटिविटी फील कीजिए दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप अगर दूसरे अंदाज से सोचेंगे ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन भी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आप बताइए दोस्तों, आपके सामने दे रखा है। शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना चाहिए, बताइए। केवल अक्षर पहचान करना चाहिए, तेज गति से पढ़ना चाहिए, या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करके पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करके ही पढ़ना चाहिए। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आए और सभी का सीटेट क्लियर हो जाए। मैं तो दुआ करूंगा उस ऊपर वाले से। ठीक है, तो आप भी दुआ करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिस स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है उसके पास ज़रूर भेजना। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। जीवन को जिंदगी पढ़ा, कुछ गलती नहीं की है उसने। यह इस ओर संकेत करता है कि, किस ओर संकेत कर रहा है भाई, जीवन को जिंदगी पढ़ लिया, समान अर्थ कर दिया उसका। तो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं ना, क्या पूछ रहा है। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, ये तो गलत है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, ये भी गलत है दोस्तों। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, ये भी नहीं है यार, सुलेखा ध्यान से ही पढ़ती है, जिंदगी को जीवन जिंदगी पढ़ रही है तो वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, सही बात है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या सोचने की बात है। तो जो डी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं ऐसा आपके लिए टीचर बनना नहीं चाहता कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दे दूं। आपको मैं भले ही 10 से 12 क्वेश्चन दूं, लेकिन दोस्तों आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप बस इतना करिए कि आप इन क्वेश्चनों को याद कीजिए और आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में इस PDF को प्राप्त कीजिए मुझसे, तो आप इसको फिर से दोबारा से देखेंगे तो मेरी बातें याद आएंगी। और मेरी बात याद आए तो ये मत समझ लेना कि प्यार हो गया। ठीक है, तो ये बात कभी मत सोचना। हाँ कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्यार व्यार नहीं। फर्स्ट आपका 16वां क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है।
आपके ऑप्शन दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन निगमन प्रणाली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने दे रखा है तो आप ही बता दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली है कौन सी है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की तो आगमन निगमन एक साथ आ जाए तो आप किसी को मत देखना। आगमन निगमन विधि अगर एक साथ लिखी आ जाए कभी भी तो आप बिना देखे उस पर टिक कर देना, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि या प्रणाली कौन सी है, तो आगमन निगमन होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन डी। गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचय करा दिया जाए। अर्थ और भाव गौतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। क्या है यार ये, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा है, पूछना कुछ है और भाषा कितनी लंबी लिखी है। आप खुद देखिए सीटेट का कमाल। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचय करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव गौतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य के प्रकार पूछे हैं इसमें अर्थ के आधार पर, लेकिन कहाँ पहुँच गए घुमा के। वाक्य इतना बड़ा वाक्य और वैसे ही ऐसे लड़का ऐसे ही घूम जाए तो कराए। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 5, 8। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 8 अर्थ, अ से अर्थ, आ से 8, अ से अर्थ, आ से 8, ऐसे याद रखना अर्थ 8 अर्थ 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो तभी वीडियो लाइक करना, मैं नहीं बोलूँगा कभी। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने यहाँ तक। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रश्न पत्र में आवश्यक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताइए तो ऑप्शन दे रखे हैं तो। बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए, निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या के लिए, बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होना, अत्यधिक कठिन प्रश्न का होना, सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। प्रश्न पत्र में क्या आवश्यक है दोस्तों, बताइए। आपके जो सीटेट का एग्जाम है उसमें क्या आवश्यक है बताइए। आप बताइए, आप क्या चाहिए आपको उस पेपर में। तो आपका वही आंसर है, तो सभी प्रकार के प्रश्न होना चाहिए, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो बताएं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, लॉलीपॉप क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही कर देना, बस क्लास देखिए आप तो मज़े कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन की विशेषता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, विषय वस्तु पर अधिभार, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, प्रश्नों का कठिन स्तर, अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता बताइए। आपके जो एग्जाम की कॉपी चेक होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, बताइए, तुक्का भी दीजिए, सब कुछ एक्सेप्ट है मेरे लिए। तो बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना चाहिए, यही विशेषता मेन है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। आपकी ऑप्शन लिख रखे हैं दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी करना, परिचर्या करना या घटना वर्णन करना। तो बताइए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है। पाठ्य पुस्तक लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लोगे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना थोड़ा उससे कम प्रभावशाली है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको जी। अगला क्वेश्चन है आपका,
लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, नेक्स्ट है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुनी पढ़ी और समझी बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो गद्य पाठों के शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, नहीं पर ज़्यादा ध्यान देना। देखो मैंने गद्य और पद्य आपको बता ही दिया है, तो गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आप बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना यही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें गद्य पाठों का जो मेन उद्देश्य होता है दोस्तों समस्त गद्य विद्याओं का लिए नहीं होता दोस्तों। गद्य में कुछ विशेष शीर्षक होता है, उसके लिए पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो समस्त गद्य विद्याओं के लिए पूर्ण ज्ञान नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ग्रहात्मक यानी ग्रहण किया जाता है, ऐसा कौन सा कौशल है दोस्तों बताइए दोस्तों। सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना या पढ़ना लिखना। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपका एग्जाम चल रहा है सीटेट का, तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन का तो मुझे कमेंट करके ही बताना। ठीक है, मैं फिर बाद में बताऊँगा इसका। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप इसका, अरे यार गलती हो गई, उसका आंसर ही दिख गया यार। हाँ कोई बात नहीं है, आपको आंसर पता चल गया तो आप अपने पास ही रखना। ठीक है, तो किसी दूसरे को मत बताना, लेकिन उनको कमेंट करने देना। आपका 24वां क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। लोकोक्ति मुहावरे जिस चीज़ में प्रयोग हो जाते हैं दोस्तों, तो वह जो चीज़ है दोस्तों रोमांचक हो जाती है, यानी कि दोस्तों उसको पढ़ने का बार बार मन करता है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग उसको बेहद सुंदर सुशील बनाने के लिए किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका मेकअप करवा दें, यानी भाषा में सुंदर सुशील का मतलब अलग कुछ होता है। ठीक है, यति गति आप नहीं समझ पाओगे, रस से भरा कहानी का जो कविता थी पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक या वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना। ठीक है, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों को अभ्यास कराना। ठीक है, व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आंसर भी दे रखे हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? बताइए। व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक तैयार करना क्या है? बताइए दोस्तों, आप बताइए, मैं तो वैसे पढ़ रहा हूँ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जो बता रहे हैं, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। क्या है सबसे तरीका, जो सबसे प्रभावी तरीका है दोस्तों, जैसे मैं कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ उसमें आ गई संज्ञा, तो संज्ञा मैं पूरी तो नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन थोड़ी जानकारी उसकी साथ में दे दूँगा, जिससे आपका जो मन है वो बन जाएगा। संज्ञा आपने पढ़ी, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, तो ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन किए हमने। तो कल भी मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पे आपको नई क्लास के साथ, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमसे। और मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, जो ना तो पेड क्लासेज ले सकते हैं दोस्तों और ना कहीं कोचिंग कर सकते हैं और बार बार सीटेट में असफल हो जाते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनके पास पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी है तो लाइक ना करें, डिसलाइक कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मैराथन क्लास के बाद क्लास के लिए। तो